डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एंड कॉलम की बात करते हैं। चैप्टर इंट्रोडक्शन जो होता है, कॉलम का इफ़ेक्टिव लेंथ होता है। कॉलम डिज़ाइन में इफ़ेक्टिव लेंथ डिफ़ाइन की जाएगी। इंट्यूशन जो होता है, इसका एक्चुअल कॉलम का पूरा लेंथ बकलिंग में काम नहीं करता है। बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से इफ़ेक्टिव लेंथ चेंज होती है। कॉलम के क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं कि कॉलम के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। कॉलम को क्लासीफाई किया जाएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लाइक स्लेंडरनेस रेशियो। कॉलम सिलेंडर हो मतलब लॉन्ग या शॉर्ट होने से फेलियर बिहेवियर चेंज होते हैं। रेनफोर्समेंट डिटेल इन कॉलम्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल बार, दूसरा होता है लेटरल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल बार में क्या होता है, लेटरल रेनफोर्समेंट के टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं टाई, स्पाइरल्स। अब बात करते हैं डिटेलिंग एस्पेक्ट्स के बारे में कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी होती है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी होती है, मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने होते हैं, टाइप ऑफ लेटरल टाई कितनी होती है, पिच ऑफ टाई कितनी होती है। अब बात करते हैं इसके इंट्यूशंस के बारे में कि कॉलम में स्टील सिर्फ लोड कैरी नहीं करता है बल्कि कंक्रीट को कन्फाइन करके स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं मिनिमम एसेंट्रिसिटी के बारे में। कॉलम में मिनिमम एसेंट्रिसिटी कंसिडर की जाएगी जिसका इंट्यूशन होता है प्रैक्टिकल लोड कभी परफेक्टिवली एक्सियली नहीं होता है, थोड़ा सा एसेंट्रिसिटी हमेशा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्निंग इक्वेशंस या कॉलम स्ट्रेंथ के बारे में। एक्सियल लोडिंग जो होता है वो कंबाइंड लोडिंग दो तरीके का होता है। पहला होता है एक्सियल लोडिंग, दूसरा होता है बाई एक्सियल लोडिंग। इंट्यूशन जो होता है रियल कॉलम में एक्सियल लोड के साथ बेंडिंग भी आती है। अब बात करते हैं सिलेंडर और लॉन्ग कॉलम। सिलेंडर और लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, सिलेंडर कॉलम का बिहेवियर स्टडी किया जाएगा। एडिशनल इफेक्ट्स लाइक एडिशनल एसेंट्रिसिटीज एंड एडिशनल मूवमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्यूशंस। लॉन्ग कॉलम इजीली वगल करता है इसलिए एक्स्ट्रा मूवमेंट डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं इंट्रैक्शन डायग्राम के बारे में तो एक्सियल लोड बेंडिंग के इंट्रैक्शन स्टडी किया जाएगा जिसका फेलियर रीजन होता है टेंशन फेलियर या बैलेंस्ड फेलियर। और कंप्रेशन फेलियर मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि कॉलम स्ट्रेंथ सिर्फ लोड से नहीं, लोड और मूवमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होती है कॉलम की स्ट्रेंथ। ठीक है। अब बात करते हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग और स्लेंडर कॉलम के बारे में। लॉन्ग कॉलम बिहेवियर लोड के अंडर स्टडी किया जाएगा। इफेक्ट जो कंसिडर इसके अंदर होता है वो होता है एडिशनल एसेंट्रिसिटी और एडिशनल मूवमेंट्स। एडिशनल मूवमेंट और एडिशनल एसेंट्रिसिटी। सिलेंडर को केवल में स्टेबिलिटी इशू होता है इसलिए डिज़ाइन में एक्स्ट्रा सेफ्टी कंसिडर करनी पड़ती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉलम के बारे में कि कॉलम के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं जो उसके बेसिक क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। कॉलम को कई बेसिस पर क्लासीफाई किया जा सकता है जैसे बेसिस ऑफ रेनफोर्समेंट, बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग, बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। कॉलम का बिहेवियर हर सिचुएशन में सेम नहीं होता है इसलिए डिज़ाइन और एनालिसिस के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट के बारे में। तो कॉलम रेनफोर्समेंट के टाइप्स के बेसिस पर क्लासीफाइड किए जाते हैं। पहला आता है टाइड कॉलम्स। इस टाइप के कॉलम में मेन रेनफोर्समेंट बार को लेटरल टाई के थ्रू कन्फाइन किया जाता है। कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स या टाई जो होते हैं। इंट्यूशन की बात करते हैं। टाई का काम होता है लॉन्गिट्यूडनल बार को प्लेस पर होल्ड करना और कंक्रीट को लेटरल सपोर्ट देना। उसके बाद में आता है स्पाइरल कॉलम्स। स्पाइरल कॉलम्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार स्पाइरल रेनफोर्समेंट से कन्फाइन होता है। स्पाइरल रेनफोर्समेंट जो होता है वो होता है कॉलम की पूरी लेंथ में कंटिन्यूस रन करता है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स ये स्पाइरल रेनफोर्समेंट जो होते हैं इस तरीके की चीज़ें होती है, लॉन्गिट्यूडनल बार और स्पाइरल रेनफोर्समेंट। स्पाइरल रेनफोर्समेंट कंक्रीट को कंटिन्यूसली कन्फाइन करता है जिससे कॉलम की डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं कंपोजिट कॉलम्स के बारे में कि कंपोजिट कॉलम क्या होता है। इस टाइप के कॉलम में मेन रेनफोर्सिंग बार की जगह स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन एग्जांपल लाइक आई सेक्शन, चैनल सेक्शन और पाइप्स। अब बात करते हैं अल्टरनेटिवली
कॉलम को स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन से रेनफोर्स किया जा सकता है विद और विदाउट लॉन्गिट्यूडनल बार, जिसका इंट्यूशन होता है स्टील सेक्शन और कंक्रीट दोनों मिलकर लोड रजिस्ट करते हैं, जिससे कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे जो फिगर है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे टाई कॉलम के बारे में बात करते हैं। टाई कॉलम क्या होता है? इस तरीके का होता है टाई कॉलम, और इनमें ये जो बीच में लगी हुई होती हैं, ये टाइज लगी हुई होती हैं। क्या लगी हुई होती हैं? टाई। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो जैसे क्या होता है, ये रिइंफोर्स्ड होते हैं कॉलम के, और इनके चारों तरफ ये टाइज लगी हुई होती है ऐसे, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया टाई कॉलम। दूसरा अगर बात करें स्पाइरल कॉलम के बारे में, तो स्पाइरल कॉलम कैसे होता है? स्पाइरल कॉलम जो होता है, ये इस तरीके से होता है स्पाइरल कॉलम। ये इसके मिड में होता है, ठीक है। तो इसका जो बनता है ऐसे बनता है, जो इसमें टाई लगी हुई होती हैं, दिस इज लाइक दिस, एंड ये जो होता है ये स्पाइरल्स होते हैं। क्या होता है? ये स्पाइरल्स होते हैं। तो आपको स्पाइरल का बात समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडनल बार्स
रिइंफोर्समेंट बार्स। अब कंपोजिट कॉलम के बारे में बात करें, जो स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन का होता है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर बार ऐसे लगे हुए होते हैं लाइक दिस। इस तरीके से ये जो होता है वो कंपोजिट सेक्शन का क्रॉस सेक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम के क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम ये बेस्ड ऑन होता है टाइप्स ऑफ लोडिंग। कॉलम को लोडिंग के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। पहला आता है एक्सियली लोडेड कॉलम। पहला आता है एक्सियली लोडेड कॉलम। तो इसमें क्या होता है, एक्सियल लोड कॉलम पर जीरो एसेंट्रिसिटी के साथ एक्ट होता है, जिसका लोड होता है सेंट्रोइडल एक्सिस से पास होना। प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो प्योर एक्सियल लोड प्रैक्टिकल केस में बहुत रेयर होता है। एक्सियल लोड के साथ फ्लेक्चर और कभी कभी शेयर भी आता है, जिसका इंट्यूशन होता है अगर लोड बिल्कुल सेंटर में लगे तो कॉलम सिर्फ कंप्रेशन डेवलप होता है, बेंडिंग मूवमेंट डेवलप नहीं होता है। अब बात करते हैं कॉलम विद एक्सियल लोड और यूनी एक्सियल बेल्डिंग। तो पहला क्या होता है, लोड की लाइन ऑफ एक्शन सेंट्रोइड से एसेंट्रिसिटी होती हैं। एसेंट्रिसिटी का मतलब होता है एक प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में होती हैं। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ जनरेशन के बारे में। तो मूवमेंट सिर्फ एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट डेवलप होता है, जिसका इंट्यूशन होता है जब लोड सेंटर से थोड़ा साइड में लगता है तो कॉलम एक डायरेक्शन में बेंड करता है। कॉलम विद एक्सियली लोड एंड बाई एक्सियल बेंडिंग होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ये कॉलम का सबसे कॉमन टाइप होता है लोड की लाइन ऑफ एक्शन। ये सेंट्रोइड से एसेंट्रिसिटी होती है। एसेंट्रिसिटी दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में होती है। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ जनरेशन के बारे में। तो मूवमेंट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस में जनरेट होते हैं। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, बिल्डिंग के कॉर्नर पर लोकेट होते हैं। जब लोड डायगोनली ऑफसेट हो तो कॉलम दोनों डायरेक्शन में बेंड करता है। ठीक है, अब इसके फिगर की बात करते हैं। पहला जो इसका फिगर है वो 12.4 कॉलम विद प्योर एक्सियल लोड। तो इसको ड्रॉ करते हैं। इस स्क्वायर को हटा ही देते साले को। ये ऐसे एक रेक्टेंगुलर बन गया यहाँ पे। इसके ऊपर जो बन रहा है ये कॉलम है। यहाँ पे जो लग रहा है वो पी लोड है। ये जो है ये क्रॉस सेक्शन है और ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड एक्सिस है। ठीक है, तो इसकी क्या कहानी है, कॉलम विद प्योर एक्सियल लोड का डायग्राम है। दूसरा जो आता है कॉलम विद एक्सियली लोड एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग। एक्सियली लोड एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये कॉलम है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है एंड दिस वाज ए कॉलम। ठीक है, ये जो है ये डी है एंड
जो इस पे एसेंट्रिसिटी लग रही है वो पी यहाँ इस डायरेक्शन से यहाँ एक्ट कर रहा है और यहाँ पे बन रहा है, तो ये जो है वो हो गई यहाँ पर एसेंट्रिसिटी। दिस इज क्रॉस सेक्शन एंड ई बराबर हो जाएगा m/p एंड ये क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस। दूसरा बात करते हैं कॉलम विद एक्सियल लोडिंग एंड बेंडिंग बाई एक्सियल बेंडिंग के बारे में। तो अगेन दिस इज क्रॉस सेक्शन और ये जो यहाँ पर है वो होता है P, ठीक है। और यहाँ पे जो बनता है वो EY बराबर बनता है m/p एंड EX बराबर बनता है mx/p, ये जो बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके बीच में जो है ये EY है, ठीक है, और ये जो है ये EX है और ये जो टोटल डी है ये dy हो जाएगा। तो ये EX क्या है, एसेंट्रिसिटी इन x डायरेक्शन, दैट इज़ x, एंड जो y है ये है एसेंट्रिसिटी इन y डायरेक्शन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम लोडिंग के बारे में। एक्सियली लोड ओनली लोड सेंट्रोइड से पास करता है। एक्सियली लोडेड प्लस यूनी एक्सियल बेंडिंग लोड के एक्सिस से एसेंट्रिसिटी होता है। एक्सियली लोड बाई एक्सियली लोडिंग, एक्सियली लोड और बाई एक्सियल बेंडिंग लोड एक्सिस से एसेंट्रिक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन द स्लेंडरनेस रेशियो। पहला आता है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो एक प्रॉपर्टी है जो कॉलम सेक्शन की ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, जिसकी डेफिनेशन होती है स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय लीस्ट लेटरल क्रॉस सेक्शन ऑफ द डायमेंशन। स्लेंडरनेस रेशियो बताता है कि कॉलम कितना लंबा और पतला है और फेलियर का टाइप क्या होगा। मीनिंग ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं तो स्लेंडरनेस रेशियो बताता है कि कॉलम कोलैप्स की वल्नरेबिलिटी। पॉसिबल फीचर्स की बात करते हैं कि तो क्रशिंग फेलियर होता है, दूसरा होता है बकलिंग फेलियर। इंट्यूशन बात करते हैं जो शॉर्ट कॉलम होता है उसके अंदर क्रशिंग होती है, लॉन्ग कॉलम जो होता है उसके अंदर बकलिंग होती है। बिहेवियर बेस्ड ऑन द स्लेंडरनेस रेशियो की बात करें तो लो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो फेलियर बाई मटेरियल क्रशिंग होती है कंक्रीट और स्टील के लिए, बकलिंग नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाई स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। कॉलम इलास्टिक बकलिंग से फेल होता है। पतले और लंबे कॉलम इजीली साइडवे बेंड हो जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्लेंडरनेस रेशियो। पहला आता है शॉर्ट कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस LE/D और माइनर प्रिंसिपल एक्सिस LE/B पे डिपेंड होता है। दोनों जो वैल्यू होती हैं 12 से कम होती हैं। अब इसका इंट्यूशन समझते हैं। तो शॉर्ट कॉलम मेनली कंप्रेशन से फेल होते हैं। लॉन्ग कॉलम या स्लेंडर कॉलम की बात करें तो स्लेंडरनेस रेशियो मेजर एक्सिस LE/D या माइनर एक्सिस LE/B ये स्लेंडरनेस रेशियो के एक्सिस होते हैं। अगर इनमें से कोई भी 12 से ग्रेटर हो तो वो स्लेंडर कॉलम होता है। लॉन्ग कॉलम में बकलिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर नॉन रेक्टेंगुलर या नॉन सर्कुलर सेक्शन की बात करते हैं। इन सेक्शन के लिए लेटरल डायमेंशंस यूज़ नहीं करते हैं, इंस्टीड यूज़ करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, ये
स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम होता है और रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। कॉम्प्लेक्स शेप के अंदर स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो के लिए। जो शॉर्ट कॉलम होता है स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 होता है और लॉन्ग जो होता है वो स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 होता है। अब बात करते हैं शेयर कंसिडरेशन इन कॉलम के अंदर। तो शेयर इन कॉलम की बात करें तो जनरली शेयर को कॉलम में नेगलेक्ट किया जाता है, जिसका रीज़न होता है कॉलम्स में इम्पोज्ड शेयर स्ट्रेस काफ़ी लो होता है, इसलिए शेयर का इफ़ेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं शेयर रेजिस्टेंस इन कॉलम के बाद। तो कॉलम की शेयर रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होती हैं, जिसका रीज़न क्या होता है एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स प्रेजेंट होती हैं और लेटरल टाइज भी शेयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। इंट्यूशन समझे तो बीम में शेयर क्रिटिकल होता है क्योंकि बीम मेनली बेंडिंग कैरी करता है। कॉलम में एक्सियली कंप्रेशन ऑलरेडी कंक्रीट को टाइट प्रेस करता है, इसलिए कॉलम में शेयर क्रैक्स इजीली डेवलप नहीं होता है। अब बात करते हैं शेयर इन कॉलम के बाद। तो शेयर स्ट्रेस लो होती है कॉलम के अंदर और शेयर रेजिस्टेंस हाई होती है। क्या कारण है? एक्सियल कंप्रेशन और लेटरल टाइज। अब रिकमेंडेशंस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ कॉलम की बात करते हैं तो स्लेंडरनेस रेशियो जिसका कंसेप्ट होता है, अगर कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगा तो कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसका रीज़न होता है हायर स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम में सेकेंडरी मूवमेंट इंड्यूस्ड करता है। ये सिचुएशन जनरली लॉन्ग स्लेंडर कॉलम में होती है। वेरी स्लेंडर कॉलम की बात करें तो डायरेक्ट बकलिंग से फेल हो सकते हैं बिना वार्निंग के। कंट्रोल की बात करते हैं तो कोड स्लेंडरनेस रेशियो को लिमिट करता है ताकि बकलिंग फेलियर अवॉइड हो सके। अब बात करते हैं कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है स्लेंडरनेस रेशियो की। जो अनसपोर्टेड लेंथ होती है डिवाइड बाय जो लेटरल डायमेंशंस होती है वो लेस देन 60 होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशल केस के अंदर जो कैंटिलीवर कॉलम होता है, अगर कॉलम एक एंड से फ्री हो, मतलब कैंटिलीवर कंडीशन के अंदर हो, तो लिमिट जो होती है उसकी एल वाला लेस देन इक्वल टू 100 बी स्क्वायर बाई डी होती है। जो डी होती है वो डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड प्लेंथ कैंटिलीवर होती है, बी जो होती है ब्रेड्थ ऑफ सेक्शन होती है। स्लेंडर कॉलम इजीली बकल करता है, इसलिए कोड मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट फिक्स करता है। अब बात करते हैं मिनिमम एसेंट्रिसिटी के बारे में। जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एसेंट्रिसिटी कभी कभी कंसिडर नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर कॉलम में एक्सीडेंटल एसेंट्रिसिटी आ जाती है। रीजन फॉर एक्सीडेंटल एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो लेटरल लोड डिज़ाइन में कंसिडर नहीं किया जाता है। स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्ट का अंडर एस्टिमेशन होता है। एक्सीडेंटल एसेंट्रिसिटी डिवाइड बाय लेटरल लोड होता है। लाइव लोड का एग्जैक्ट प्लेसमेंट अनसर्टेन होता है। कंस्ट्रक्शन एरर की बात करें तो मिसअलाइनमेंट होता है। डिज़ाइन रिकमेंडेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है डिज़ाइन के अंदर कि हर कॉलम को मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन करें, चाहे कॉलम हो प्योर एक्सियल कॉलम हो, एक्सियल प्लस यूनी एक्सियल एसेंट्रिसिटी हो, एक्सियल प्लस बाई एक्सियल एसेंट्रिसिटी हो, लॉन्ग स्लेंडर कॉलम होता है। अब बात करते हैं मिनिमम एसेंट्रिसिटी फार्मूला। जो ई एक्स मिनिमम होता है वो होता है मैक्सिमम ऑफ एल वाई 500 बाई डी एक्स बाई 30 और 20 दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है। ई वाई की बात करते हैं तो ये होती है मैक्सिमम ऑफ एल वाई 500 प्लस डी वाई बाई 30 और 20 जो भी बिचेवर मैक्सिमम होती है। एल जो होता है क्या होता है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम होता है। डी जो होता है लेटरल डायमेंशंस ऑफ कॉलम होता है। फॉर नॉन रेक्टेंगुलर या नॉन सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है इसके लिए जो होती है मिनिमम एसेंट्रिसिटी ई मिनिमम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एल ई डिवाइड बाई 300 और 20 अब बात करते हैं रियल स्ट्रक्चर में जो लोड होता है काफ़ी परफेक्टिवली सेंटर पर एक्ट नहीं करता है, इसलिए डिज़ाइन में मिनिमम एसेंट्रिसिटी कंपल्सरी कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम डिज़ाइन के बारे में। जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है एल बाई डी वो लेस देन इक्वल टू होता है 60 और कैंटिलीवर बीम के अंदर जो एल होता है वो लेस देन इक्वल्स टू 100 बी स्क्वायर बाई डी होता है। ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी होता है। ई एक्स बराबर होता है मैक्सिमम ऑफ अभी पढ़ा था अपन ने एल बाई 500 प्लस डी एक्स डिवाइड बाई 30 और 20 जो ई वाई बराबर मैक्सिमम ऑफ एल वाई 500 प्लस डी वाई 300 होता है, जो कि 20 होता है इसके बीच में। हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम के बारे में।
मिनिमम रिइंफोर्समेंट की बात ये है, इसमें क्या होता है, एज पर IS 456/2000 के अकॉर्डिंग टोटल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार जो होता है वो ग्रेटर देन 0.8% ऑफ द ग्रॉस कॉलम एरिया होता है, जिसका रीजन होता है मिनिमम फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस इंश्योर करने के लिए अनएक्सपेक्टेड एसेंट्रिसिटी की वजह से। कंप्रेशन मेंबर में क्रीप इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए जो नोट होता है, मिनिमम रेइंफोर्समेंट आर्किटेक्चरल रीजन से काफ़ी स्टील दे सकता है जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं पेडिस्टल रेइंफोर्समेंट के बारे में। जो मिनिमम रेइंफोर्समेंट होता है वो होता है 0.15% ऑफ क्रॉस पेडिस्टल एरिया। मिनिमम एरिया की कंडीशन की बात करें तो रेइंफोर्समेंट जो होता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0.8% ऑफ एक्चुअल कंक्रीट एरिया होता है। अब बात करते हैं मिनिमम रेइंफोर्समेंट फॉर स्टील फैब्रिक्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो मिनिमम रेइंफोर्समेंट कितना होता है, मिनिमम रेइंफोर्समेंट होता है इसके अंदर 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। कंडीशन जो होता है, स्पेसिंग ऑफ बार जो लेस दैन इक्वल होता है, मिनिमम होता है 3 इंटू बाल थिकनेस और 450 mm। क्या चीज़ की बात करते हैं, मिनिमम रेइंफोर्समेंट फॉर स्टील फैब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्टील फैब्रिक्स मिनिमम रेइंफोर्समेंट 0.15% ऑफ द ग्रॉस एरिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार। लॉन्गिट्यूडनल बार डायमीटर होता है तो ग्रेटर देन इक्वल होता है 12 mm। अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बार के बारे में। जो रेक्टेंगुलर कॉलम होता है वो 4 बार होते हैं, सर्कुलर कॉलम होते हैं वो 6 बार होते हैं। मैक्सिमम रेइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार लेस देन 6% ऑफ द ग्रॉस कॉलम एरिया होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन, जो 4% यूजली यूज्ड होता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार। जो बार होता है लेस देन इक्वल टू 300 mm होता है। किसके अंदर किसकी बातें चल रही हैं, ये चल रही है लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट इन कॉलम के अंदर। ठीक है, तो कितना है मैक्सिमम रेइंफोर्समेंट, मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार का लेस देन 60% होना चाहिए और मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार कितना होना चाहिए, लेस देन 300 mm। अब कवर रेइंफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। कवर रेइंफोर्समेंट में क्या होता है, कवर टू रेइंफोर्समेंट। जो मिनिमम क्लियर कवर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है 40 mm और ग्रेटर देन इक्वल होता है डायमीटर ऑफ बार। और स्मॉल कॉलम्स के लिए जो डी होता है वो लेस देन 200 mm होता है और कवर जो होता है वो 25 mm होता है। अब बात करते हैं फॉर वॉल कवर के लिए 15 mm ऑफ बार डायमीटर होती है। जो एक्सट्रीम क्लाइमेट रीजन में कवर जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है 75 mm, जिसका इंट्यूशन होता है कि लॉन्गिट्यूडनल बार एक्सियल कंप्रेशन प्लस बेंडिंग को रजिस्ट करते हैं। प्रॉपर नंबर ऑफ स्पेसिंग जो होती है कॉलम स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम के लिए। ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट इन कॉलम ये पढ़ेंगे अगली वीडियो से।